Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today is 18th of November 25 and we are starting our today's lecture of CAF8 Audit and Assurance Essentials. आज हम पढ़ रहे हैं जी कोड ऑफ एथिक्स और इसमें पढ़ रहे हैं पेज नंबर 353 पे कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क अप्रोच एप्लीकेबल टू ऑल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। इंट्रोडक्शन में अब इसके अंदर जो सारा फ्रेमवर्क है ना, ये पैराग्राफ्स की फॉर्म में है ताकि हम कोड कर सकें कि कौन सी चीज़ किस पैराग्राफ में लिखी है। तो S 120.1 120.2 एंड सो ऑन हम उसे पढ़ रहे हैं। अब आर और एस क्या होता है ये मुझे भी एग्जैक्टली अभी नहीं पता, मैं देख के आपको बता दूंगा। द circumstances in which chartered accountants operate might create specific threats to compliance with the fundamental principles। और बात वो थ्रेट्स की कर रहा है और थ्रेट हमेशा किसे होती है? फंडामेंटल प्रिंसिपल को। तो वो थ्रेड क्रिएट कर सकते हैं। दिस सेक्शन सेट्स आउट रिक्वायरमेंट्स एंड एप्लीकेशन मटेरियल इंक्लूडिंग अ conceptual framework to assist accountant in complying with the fundamental principles and meeting their responsibility to act in the public interest. Such requirements and application material accommodate the wide range of facts and circumstances, including the various professional activities, interests, and relationships that create threat to the compliance with the fundamental principles. In addition, they deter accountants from concluding that a situation is permitted solely because that situation is not specifically prohibited by the code। ठीक है, तो ये बड़ी जनरल सी बात की है, इसे दोबारा पढ़ने की ऐसे ज़रूरत नहीं है। वो इंट्रोडक्शन दे रहा है, उसका सारा मैसेज क्या है कि सर्टन सर्कमस्टेंसेज में कुछ ऐसे चीज़ें एमर्ज कर सकती हैं जो कि आपके फंडामेंटल प्रिंसिपल को थ्रेट ना कर रही। लेकिन उसने ये कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क की बात की और आखिरी फिक्र में उसने ये कहा है कि दे डेटर अकाउंटेंट फ्रॉम कंक्लूडिंग, कि वो अकाउंटेंट्स को ये कंक्लूड करने से रोक देते हैं कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन परमिटेड है जो कि क्लियरली स्पेसिफिकली यहाँ नहीं लिखी हुई। तो अब ये कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क है। कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क में हर सिचुएशन लिखी भी नहीं जा सकती, पॉसिबल नहीं होता। एक जनरल गाइडिंग प्रिंसिपल दिया जाता है। तो ये कहने का मतलब है कि वो चूंकि कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क है तो उसने एक आइडिया दे दिया कि इस तरह के हालात में ये करोगे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है क्योंकि स्पेसिफिक एग्जांपल या सर्कमस्टांस नहीं लिखा तो आप एज्यूम कर लो कि ये अलाउड है। आपने इन प्रिंसिपल्स को अप्लाई करके फैसला करना है कि ये जो नया सर्कमस्टेंस सामने आ गया जो क्लियरली नहीं लिखा है इसमें, उसमें मुझे क्या करना चाहिए। अपना कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क, अपने कॉन्सेप्ट्स अप्लाई करने हैं आपको। बहरहाल नहीं हो, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आए इस पूरे पैराग्राफ में। द conceptual framework specifies an approach for a chartered accountant to identify threats to compliance with the fundamental principle, evaluate the threat identified, and address the threat by eliminating or reducing them to an acceptable level। ये इंपॉर्टेंट है कि क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो आपको आइडेंटिफाई करनी चाहिए थ्रेट मौजूद है कि मौजूद नहीं है। अगर मौजूद है तो सेकंड स्टेज है कि उसकी इंटेंसिटी देखें, इवेल्युएट करें कि कितनी बड़ी है या छोटी है। और तीसरे नंबर पे अगर वो मौजूद है और रीजनेबल है, ठीक ठाक है, तो फिर आप स्टेप्स लें उसे एलिमिनेट करने का या रिड्यूस करने का टू एन एक्सेप्टेबल लेवल। एलिमिनेट तो जनरली नहीं होती, रिड्यूस ही होती है। और रिड्यूस कहाँ तक करनी है ये वर्ड याद कर लें, टू एक्सेप्टेबल लेवल। ठीक है, कबूल हो जहां तक आपको लगे कि अब ये थ्रेट इतनी कम हो गई है कि ये हमें अफेक्ट नहीं करेगी। तो ये अप्रोच उसने बताई है। द चार्टर्ड अकाउंटेंट शैल अप्लाई द कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क टू आइडेंटिफाई, इवैल्यूएट एंड एड्रेस थ्रेट टू कंप्लायंस विद द फंडामेंटल प्रिंसिपल। अब ये कुछ कहने की जरूरत नहीं, ये ऊपर वाली बात ही उसने उसे कंक्लूड कर दी है, तो नई बात नहीं की। When applying the conceptual framework, the chartered accountant shall have an inquiring mind, exercise professional judgment, and use a reasonable and informed third party test। तो उसने क्राइटेरिया क्या बताया कि क्या करेंगे? इंक्वायरिंग माइंड अपना रखें, नंबर टू प्रोफेशनल जजमेंट यूज करें, और नंबर थ्री रीजनेबल एंड इन्फॉर्म थर्ड पार्टी टेस्ट करें। अब पहला है कि इंक्वायरिंग माइंड क्या होता है? क्यों बच्चों, व्हाट इज इंक्वायरिंग माइंड? हाँ, इंक्वायरिंग माइंड, इंक्वायर करना, पूछना लोगों से, फिर उसे एनालिसिस करना कि इससे क्या रिजल्ट आ रहा है। नंबर टू है प्रोफेशनल जजमेंट, तो सब आप जानते हैं कि अपने नॉलेज को इस्तेमाल करके जज करें कि क्या होना चाहिए। और आखिर में इन्फॉर्म थर्ड पार्टी टेस्ट क्या होगा? रीजनेबल, यूज द रीजनेबल एंड इन्फॉर्म्ड थर्ड पार्टी टेस्ट। मुनासिब हद तक ऐसी थर्ड पार्टी जो इन्फॉर्म्ड है वो टेस्ट करें। क्या मतलब? बस इंफॉर्मेशन करेक्ट। हाँ, तो क्या करें हम? सर हम किसी और से ओपिनियन लें।
ठीक है। और वो कौन सी थर्ड पार्टी होगी जो इन सर्कमस्टेंसेज में एक्सपर्ट होगा, जो इन हालात में जिसमें हम ऑडिट कर रहे हैं उसका कोई लेना देना नहीं है, वो इंडिपेंडेंट है लेकिन इन्फॉर्म्ड है, उसे इन चीज़ों का अंदाजा है, वो अपनी इंडिपेंडेंट ओपिनियन दे कि उसके ख्याल में ये थ्रेट रिड्यूस हो गई है कि नहीं हुई है। ठीक है, तो ये थ्री स्टेज अप्रोच ये भी है, इसे भी याद रखना है आपने, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद थ्रेट्स आ गई जो हम पढ़ेंगे अब। द चार्टर्ड अकाउंटेंट शैल आइडेंटिफाई थ्रेट्स टू कंप्लायंस विद द फंडामेंटल प्रिंसिपल। इसे तो पढ़ने की जरूरत नहीं, ये तो वैसे ही एक जनरल बात है। थ्रेट्स टू कंप्लायंस विद द फंडामेंटल प्रिंसिपल माइट बी क्रिएटेड बाय अ ब्रॉड रेंज ऑफ फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस। इट इज नॉट पॉसिबल टू डिफाइन एवरी सिचुएशन दैट क्रिएट्स थ्रेट। ठीक हो गया? कि आप अगर घर से आ रही हो, सर मैं लेट हो गई है, आपने कहा जा लेट हो गया, मैंने पूछा क्यों भाई? सर वो रोड्स ब्लॉक थे। ठीक है। अब कल फिर लेट हो गई, अब क्यों भाई? अब वो गाड़ी नहीं मिली। अच्छा, मैंने कहा बांधा गाड़ी या रोड की वजह से तुम लेट हुई तो तुम्हें जुर्माना होगा। अब तीसरी बार आपने कहा नहीं सर वो ये हुआ कि घर में कोई मसला हो गया था। अब मैं तुम्हें पूरी आपको लिस्ट नहीं बना के दे सकता कि ये 500 चीज़ें ही हो सकती हैं, 501वीं चीज़ नहीं हो सकती। आप जवाब निकालना चाहो तो 502 के 50,000 जवाब निकल आते हैं। हर जवाब को डिस्कस नहीं किया जा सकता। फिर एक जनरल एक आइडिया डेवलप कर लिया जाता है कि हम ये असेस करेंगे कि वो चीज़ आपके कंट्रोल में थी कि नहीं। अगर आपके कंट्रोल में थी और आप लेट हुए तो फिर जुर्माना हो। अगर आपके कंट्रोल में नहीं थी तो फिर आपको जुर्माना नहीं होगा। अब आपके कंट्रोल में थी या नहीं थी, ये कौन असेस करेगा? उसके लिए उसने बता दिया, प्रोफेशनल जजमेंट, इन्फॉर्म थर्ड पार्टी डिसीजन और इंक्वायरिंग माइंड। तो जब थर्ड पार्टी कहेगी हाँ यार ये तो इसके कंट्रोल में नहीं थी बात, तो जनरली कंसेंसस हो जाएगा। वो यहाँ ये बात कर रहा है कि हर सर्कमस्टेंसेस को डिस्कस करके या नोट डाउन नहीं किया जा सकता। दुनिया में तो बेशुमार तरह से वाकयात हो सकते हैं। तो वो क्या है, इन एडिशन द नेचर ऑफ एंगेजमेंट एंड वर्क असाइनमेंट्स माइट डिफर एंड कॉन्सिक्वेंटली डिफरेंट टाइप्स ऑफ थ्रेट माइट बी क्रिएटेड। अब यहाँ से एक सवाल बनता है कि थ्रेट्स की बेसिकली कॉजेज क्या क्या हो सकती हैं? डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस। ठीक है, उन जिन्हें क्लासीफाई नहीं किया जा सकता। और मतलब और दूसरे नंबर पे डिफरेंस इन द नेचर ऑफ असाइनमेंट, इंगेजमेंट एंड वर्क असाइनमेंट। ठीक है। तो थ्रेट की नेचर बदल जाएगी। ये कैसे बदलेगी? हालातों वाकयात के मुताबिक मुख्तलिफ हालातों वाक़ में मुख्तलिफ नेचर होगी। नंबर टू, नेचर ऑफ असाइनमेंट की में भी थ्रेट की नेचर बदल जाएगी। ऑडिट की में थ्रेट्स किसी और तरह की होंगी, रिव्यू में किसी और तरह की होंगी एंड सो ऑन। अच्छा जी, थ्रेट्स टू कंप्लायंस विद द फंडामेंटल प्रिंसिपल फॉल इनटू वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये कौन सी हैं? सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, सेल्फ रिव्यू थ्रेट, एडवोकेसी थ्रेट, फेमिलियरिटी थ्रेट और इंटिमिडेशन थ्रेट। ठीक है, पांच उसने दी हैं। सॉरी, मैं पहले सात मेरे जहन में थी, पता नहीं क्यों पांच हैं। अच्छा जी, नंबर वन क्या है? सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। सेल्फ इंटरेस्ट, अपना इंटरेस्ट है। कोई ऐसी थ्रेट है जिसमें मेरा अपना इतना इंटरेस्ट है कि मैं अपने फंडामेंटल प्रिंसिपल को सेक्रीफाइस करके पैसे के चक्कर में या किसी फायदे के चक्कर में गलत रिपोर्ट दे दूंगा। मतलब मुझे पैसे मिलने हैं, फीस। एक सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट है। मेरा बेटा जो है या मेरा भाई जो है या मेरी वाइफ जो है वो वहाँ पे जॉब कर रहे हैं। ये कौन सी थ्रेट है? सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट ही है। मेरा अपना इंटरेस्ट है क्योंकि वो वाइफ के थ्रू मेरा इंटरेस्ट है, एटसेट्रा। ये हमें पढ़ते हैं। सेल्फ रिव्यू थ्रेट, मैं उस चीज़ पे काम कर रहा हूँ जो मैंने ही बनाई थी, अपने ही किए गए काम को मैं रिव्यू कर रहा हूँ, उसी पे मैं रिपोर्ट दे रहा हूँ, तो मैं तो कभी नहीं कहूँगा ये गलत है। गलत निकलती निकल भी आए तो मैं कभी नहीं कहूँगा, कहेंगे आपने बनाई थी। ठीक है, तो सेल्फ रिव्यू वो होता है। आखिर में एडवोकेसी थ्रेट, एडवोकेट करना। एडवोकेट कौन होता है? लॉयर को एडवोकेट भी कहते हैं। एडवोकेसी करना, किसी की हिमायत करना, किसी की कंपेन चलाना, किसी को फेवर देना, मतलब फेवर तो नहीं देना, किसी की तरफ से बात करना। तो एडवोकेसी थ्रेट क्या होती है? ये हम पढ़ेंगे कि हम क्लाइंट की तरफ से कोई ऐसा काम कर रहे हैं कि हम क्लाइंट को रिप्रेजेंट करते हैं मार्केट में, क्लाइंट की तरफ से काम करते हैं और हम ही उस पर रिपोर्ट कर रहे हैं, क्लाइंट के साथ काम भी कर रहे हैं। हम तो हम कैसे करेंगे? हम तो उसके रिप्रेजेंटेटिव हैं एक तरह से। हम तो उसके लिए कोई कैंपेन चलाते हैं और हम कैसे उसी की गलती निकालेंगे? हमारे एक तरह से इंटरेस्ट भी है उसके साथ। तो इसे हम अभी पढ़ते हैं कि इसकी नेचर क्या है। ठीक है। अ, उसके बाद चौथी क्या है? फेमिलियरिटी थ्रेट। ये जो मैंने पहले कही थी ना वाइफ वाली, वो सेल्फ इंटरेस्ट नहीं है, वो फेमिलियरिटी थ्रेट है कि मैं क्लाइंट के साथ इतना फेमिलियर हूँ, मैं वहां पे कुछ लोगों के साथ इतना फेमिलियर हूँ कि फेमिलियरिटी की वजह से मैं गलत रिपोर्ट दे दूंगा। सेल्फ इंटरेस्ट में जनरली ना फाइनेंशियल बेनिफिट या अपना पर्सनल बेनिफिट आता है। अगर आप वाइफ के थ्रू, बेटे के थ्रू, बहन के थ्रू, या भाई के थ्रू या कोई दोस्त के थ्रू अगर कोई चीज़ है हो रही है, आप उसे फेवर देने के चक्कर में पढ़ सकते हो, तो वो इसमें फॉल करेगी, फेमिलियरिटी थ्रेट, कि आप फेमिलियर हो क्लाइंट से। और आखिर में इंटिमिडेशन थ्रेट, धमकी।
अब धमकी कई किस्म की हो सकती है, फिजिकल धमकी भी हो सकती है, क्लाइंट बहुत ही बदमाश किस्म का है कि अगर तुमने ये रिपोर्ट ना दी तो मैं तुम्हारे देख लूंगा तुम्हें। ठीक है, या वो फाइनेंशियल थ्रेट भी दे सकता है, मतलब कि अगर तुमने ये ऐसे मेरे मतलब की रिपोर्ट ना दी तो अगला ऑडिट मैं तुम्हें नहीं दूंगा। ठीक है, मैं ऑडिटर चेंज कर लूंगा, सिंपली वो ये कह रहे हैं। तो सेल्फ इंटरेस्ट में आता है, लेकिन ये इंटिमिडेशन है ना, धमकी है। सेल्फ इंटरेस्ट आपके अंदर से इमर्ज होता है, आप खुद अपने इंटरेस्ट के लिए डिसीजन लेते हैं। यहाँ आप डिसीजन नहीं लेना चाह रहे, क्लाइंट की तरफ से थ्रेट आ रही है। ये थोड़ा सा याद रखना है, सेल्फ इंटरेस्ट में क्लाइंट आपको नहीं कह रहा है सच कुछ भी, आप खुद लालच कर रहे हैं, या क्लाइंट डायरेक्ट धमकी नहीं दे रहा, जनरल बात हो रही है, लेकिन आपको लग रहा है कि मेरा बहुत इंटरेस्ट है इसमें, और अपने इंटरेस्ट की वजह से बेसिकली आप उसे कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाह रहे, लेकिन क्लाइंट ने आपको बड़ी धमकी दी, तो सेल्फ इंटरेस्ट भी हो गया वैसे कि मैं आपको जो ऑडिट नहीं दूंगा, सेल्फ इंटरेस्ट भी आ गया, लेकिन किसी हद तक इंटिमिडेशन भी हो गया ना, धमकी आ गई। आप नहीं करना चाह रहे, लेकिन आप धमकी की वजह से मजबूर हैं। लेकिन इसमें दोनों आ जाएंगे। अब अगर ऐसा कोई सवाल आता है ना, आप इसमें कहीं, इसमें आप यही आपने जवाब देना है कि इसमें इंटिमिडेशन का भी एक रोल है और सेल्फ इंटरेस्ट का भी रोल आ रहा है। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसे हम पढ़ लेते हैं कि इसने लिखा क्या है इसमें। सबसे पहले सेल्फ इंटरेस्ट, द थ्रेट दैट ए फाइनेंशियल और अदर इंटरेस्ट विल inappropriately influence a chartered accountant judgment और behavior। या आपके बिहेवियर को या आपकी जजमेंट को अफेक्ट करेगा, अपना कोई जाती फाइनेंशियल या कोई अदर इंटरेस्ट। सेल्फ रिव्यू, द थ्रेट दैट a chartered accountant will not appropriately evaluate the results of a previous judgment made or an activity performed by the accountant or by another individual within the accountant's firm or employing organization on which the accountant will rely when forming a judgment as part of performing करंट सर्विस। अब इसे पूरे को पूरी तवज्जो से पढ़ना है। सेल्फ रिव्यू में ना सिर्फ अपना काम, बल्कि आपकी टीम ने जो काम किया था वो भी काम, बल्कि आपकी जो जैसे ऑडिट फर्म है आपकी, आपने नहीं किया लेकिन आपके ऑडिट फर्म में किसी ने काम किया था तो वो भी, उसने इसे ब्रॉडर रखा है थोड़ा सा। सिर्फ आपका जाती हैसियत में बात नहीं कर रहा, आपकी फर्म, आपकी अपनी जो एंगेजमेंट टीम थी वो, या आपसे रिलेटेड कोई बंदा, उसके काम को आप रिव्यू करेंगे और इस तरह करेंगे कि आप अपनी इंडिपेंडेंट जजमेंट या ओपिनियन ना देने का के चांसेस मौजूद हैं। द थर्ड दैट ए चार्टर्ड अकाउंटेंट विल नॉट अप्रोप्रिएटली वैल्यूएट द रिजल्ट्स ऑफ ए प्रीवियस जजमेंट मेड। पिछला जजमेंट मेड किसने, हमने ही मेड किया था, मतलब पिछली असाइनमेंट जो की थी उसमें जो जजमेंट किया था, अब हम उसे प्रॉपरली वैल्यूएट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो जजमेंट हमने ही की थी। और एन एक्टिविटी परफॉर्म बाय द अकाउंटेंट, या जजमेंट की थी या कोई एक्टिविटी परफॉर्म की थी, or by another individual within the accountant's firm or employing organization on which the accountant will rely when forming a judgment as part of the performing a current audit, के उसमें हम रिलाई करेंगे करंट अपनी ओपिनियन देते हुए, और वो है वो हमारा ही काम था, हमारे ही लोगों ने काम किया था, तो फिर मेरी ओपिनियन बाइस्ड हो जाएगी। अपने ही किए गए काम की बेस पे मैं अब भी जज कर रहा हूँ चीज़ों को। एडवोकेसी थ्रेड में जो मैंने जैसे बताया था, दैट द थ्रेड दैट चार्टर्ड अकाउंटेंट विल प्रमोट अ क्लाइंट्स और एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन पोजीशन टू द पॉइंट दैट अकाउंटेंट्स ऑब्जेक्टिविटी इज कॉम्प्रोमाइज्ड। आप उसे इतना ज्यादा प्रमोट करते हैं कि आपकी अपनी ऑब्जेक्टिविटी कॉम्प्रोमाइज हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। आप एक ऑडिट फर्म में, आपके पास एक क्लाइंट आता है कि मेरा ऑडिट कर दें, आपकी फर्म ने ऑडिट कर दिया और आपने क्लीन रिपोर्ट दे दी, मार्केट में रिपोर्ट चली गई। कोई ये कह सकता है कि आपने बेईमानी की है, आपने गलत रिपोर्ट दी है? बोलो एम ही खाम पा, कोई ऐसा एविडेंस मौजूद नहीं है जब तक कि वो प्रूव ना करे। लेकिन अगर आप इस क्लाइंट को प्रमोट करते हैं, आप जगह जगह बैठ के कहते हैं यार इनकी शुगर बहुत अच्छी है, शुगर मिल की आप शुगर खरीदें, आप इनके एक प्रमोटर के तौर पर भी काम करते हैं और आप ही इनके ऑडिटर हैं। अब जब आपकी ऑडिट रिपोर्ट जाएगी और ऑडिट रिपोर्ट पढ़ने वाले को पता चलेगा कि आप तो इस क्लाइंट को प्रमोट भी करते हैं जगह जगह बैठ के, तो क्या वो आपकी रिपोर्ट पर रिलाई करेगा? वो कहेगा आप तो इनके प्रमोटर हैं, आप तो चाहते हैं कि इनकी शुगर बिके, आपका भी इसमें इंटरेस्ट है, किसी भी तरह का इंटरेस्ट। आप प्रमोट करते हैं इसे, बकायदा लोगों को नजर आता है कि आप इसे प्रमोट करते हैं, तो फिर आपकी रिपोर्ट पे हमें शुबह है कि आपने तो इसे फेवर दी होगी क्लाइंट को। ये होती है एडवोकेसी थ्रेड के, क्लाइंट को इतना एडवोकेट करें कहीं पे, जैसे आप कह सकते हैं कि क्लाइंट को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जाके क्लाइंट की तरफ से पेश हों, तो एडवोकेसी है ना। आप क्लाइंट की तरफ से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जाके पेश होते हैं और क्लाइंट का केस लड़ते हैं, तो एडवोकेसी थ्रेट आ सकती है कि जी आप तो क्लाइंट के प्रमोटर हैं, हम आपकी रिपोर्ट पे कैसे रिलाई करें, आप तो इनकी तरफ से हमारे सामने पेश होते हैं और आप ऑडिट भी आपने कर दिया।
तो वो शायद एक्सेप्टेबल नहीं होगा। उसके बाद आता है जनाब familiarity threat, the threat that due to a long or close relationship with a client or employing organization, a chartered accountant will be too sympathetic to their interest or too accepting of their work। वो उनकी तरफ बहुत ज़्यादा सिंपैथेटिक होगा, रहमदिली का सबूत देगा, या उनकी तरफ बहुत, उनके काम को बहुत ज़्यादा कबूल कर लेगा बगैर ड्यू काम किए, मान लेगा कि हाँ जी आपने ठीक किया होगा। ठीक है। अब यहाँ पे थोड़े बहुत आपके जो क्वेश्चन आएंगे उसमें आपको थोड़ा सा चेक करेंगे हम आगे जाके भी। फॉर एग्जांपल आपका कोई रिलेटिव यहाँ जॉब करता है, तो फेमिलियरिटी थ्रेट आ रही है कि सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट आ रही है? यहाँ जो फेमिलियरिटी का जो वर्ड पड़ा है, यहाँ किसी रिलेटिव की बात तो नहीं कर रहा। रिलेशनशिप विद द क्लाइंट, लॉन्गर और क्लोज रिलेशनशिप विद द क्लाइंट, लॉन्गर और बहुत देर से आप क्लाइंट के साथ हैं, और क्लोज रिलेशनशिप का मतलब ये हो सकता है कि आपका कोई बहुत करीबी अजीज वहां पे बैठा हुआ जी। क्लाइंट अगर 5-6 साल से था वो है ना, लॉन्ग लास्टिंग लिखा तो है, यही तो मैं कह रहा हूँ। आप पिछले 5 साल से इस क्लाइंट के साथ हैं, तो नाना करते करते भी दोस्ती हो जाती है, एक सिंपथी क्रिएट हो जाती है क्लाइंट के साथ, ये वो उसकी भी बात कर रहा है। ठीक है। इसलिए जो बैंकिंग ऑडिट्स होते हैं उसमें पाकिस्तान में लॉ है, जो मुझे याद है अभी चेंज ना हो गया, कि हर 5 साल के बाद बैंक को अपने ऑडिटर चेंज करने पड़ते हैं। बैंक के ऑडिटर 5 साल से ज़्यादा नहीं चल सकते। और इस तरह गवर्नमेंट सेक्टर में भी है कि 3 साल से ज़्यादा ऐसी चीज़ें रिस्ट्रिक्शंस मौजूद हैं कि उससे ज़्यादा ऑडिटर कंटिन्यू नहीं करता, उसे गैप देना पड़ता है, फिर अगले साल दोबारा आ सकता है जनरली, लेकिन एक बार गैप ज़रूर देना पड़ता है। अच्छा जी, उसके बाद इंटिमिडेशन थ्रेट, द थ्रेट दैट ए चार्टर्ड अकाउंटेंट विल बी deterred फ्रॉम एक्टिंग ऑब्जेक्टिवली बिकॉज ऑफ एक्चुअल और परसीव्ड प्रेशर इंक्लूडिंग अटेम्प्ट टू एक्सरसाइज अनड्यू इन्फ्लुएंस ओवर द अकाउंटेंट। प्रेशर आए और उसमें अनड्यू इन्फ्लुएंस भी है। अब अनड्यू इन्फ्लुएंस हमने पढ़ा हुआ है बिजनेस लॉ में ना, क्या होता है? इमोशनल ब्लैकमेलिंग। ठीक है। तो वो भी हो सकती है, तो इसमें वो चीज़ आ जाती है कि मैं आपको ऑडिट नहीं दूंगा, मैं ये नहीं करूंगा, या किसी भी किस्म की चीज़ आ सकती है, उसे इंटिमिडेशन, जहाँ धमकी का एलिमेंट आ जाएगा ना, वो इंटिमिडेशन थ्रेट होगी। अच्छा जी, a circumstances might create more than one threats and a threat might affect compliance with more than one fundamental principle। याद रखने, एक थ्रेट एक से ज्यादा प्रिंसिपल को अफेक्ट कर सकती है, और एक ही हालात में एक से ज्यादा थ्रेट्स भी सामने आ सकती हैं। याद रखना है, ठीक है। ये थोड़ा सा आपको एवेल्युएट करना पड़ेगा कि एग्जांपल में, एग्जांपल पढ़ते हैं। रिव्यू द 5 सिचुएशंस। यू आर द ऑडिट पार्टनर ऑन द ऑडिट ऑफ पेंशन स्कीम रिटायरमेंट फंड। द फंड हैज रिसेंटली चेंज its investment policy and decided to outsource all its investment and cash to a mutual fund. Your spouse is working as chief investment officer in the mutual fund। कौन सी थ्रेट आ रही है? हाँ, फेमिलियरिटी बिल्कुल, और सेल्फ इंटरेस्ट भी आ रही है कि नहीं? दोनों आ रही। तो नीचे देखें, उसने लिखा है सेल्फ इंटरेस्ट एंड फेमिलियरिटी। क्लियर हो गया? अच्छा जी, आगे बाकी पढ़ लेना है आपने डिटेल में। In H Processing Plant Limited has been a long-standing tax client of your firm. They have outsourced tax preparation and compliance services to your firm. Due to the good relationship, they have also requested your firm to act as the auditor. They intend to keep the tax outsourcing with your firm। कौन सी थ्रेट आ रही है? सेल्फ रिव्यू आ रही है कि नहीं? ठीक है, शाबाश। हाँ, फेमिलियरिटी भी है, बहुत अच्छी बात है, उसने नहीं मेंशन किया, आप ये ज़रूर मेंशन करेंगे कि अगर आप बहुत देर से उनके साथ हैं तो फेमिलियरिटी थ्रेट भी आ जाएगी। ठीक है। आगे, H Processing Plant Limited has been facing a litigation with tax authorities. They have offered your firm to act as a tax representative on their behalf and have offered a material amount in commission if the outcome is in their favor। जी, सेल्फ इंटरेस्ट और एडवोकेसी भी तो आ रही है ना, आ रही है कि नहीं? आप क्लाइंट को एडवोकेट करेंगे, क्लाइंट के बिहाफ पे पेश होंगे, तो फिर हो सकता है कि पैसों के चक्कर में आप थोड़ा सा मसला करें। ठीक है। और एडवोकेसी में आप इंडिपेंडेंट नहीं रहेंगे, उसने आपको अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाया, तो आप क्लियरली सारी बातें क्लियर नहीं करेंगे। अच्छा जी, उसके बाद मिस्टर जहाजेब इज द ऑडिट पार्टनर ऑफ एपीएम इन्वेस्टमेंट लिमिटेड फॉर लास्ट 10 years। फैमिलियरिटी थ्रेड, शाबाश। फैमिलियरिटी, हाँ जी। अच्छा जी, 4, नहीं सॉरी, इसने एडवोकेसी लिखा है।
मिस्टर जहाजेब है कौन? ऑडिट पार्टनर है ना, ऑडिट ऑडिट पार्टनर इज द ऑडिट पार्टनर ऑफ एपीएम इन्वेस्टमेंट कौन सी थी जिसे वो दे रहे हैं? एपीएम इन्वेस्टमेंट कौन है? बताना चाहिए ना, उसके बगैर हमें कैसे पता चलेगा? ऊपर देखेंगे, लिखा तो नहीं हुआ। सर उसने वाले को 0.3 और 4 दोनों में एक्सपेंड किया है, 4 वाले को 0.5। नहीं, एपीएम का वर्ड कहीं और है ना, तो बस फिर इसने कहीं से वो कॉपी पेस्ट मारा है, लेकिन क्वेश्चन इसने पूरा नहीं दिया हमें। देना चाहिए था। अच्छा, मिस्टर जहाजेब इज द ऑडिट पार्टनर ऑफ ए ऑडिट पार्टनर ऑफ, अच्छा, एपीएम इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड फॉर द लास्ट 10 years। हाँ, तो इसमें थ्रेड कौन सी आती है? लास्ट 10 इयर्स से। हाँ, अच्छा, वो सिंपल बात कर रहा है, उसने वो केस ही बदल दिया। हाँ, तो फेमिलियरिटी थ्रेट आएगी ना, कि आप फेमिलियर हो गए हैं, आपका लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप है। ऊपर नहीं, मैं समझ उसे रिलेट करना चाह रहा था जो ऊपर किसी चीज़ से रिलेट कर रहा है। एपी इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड अकाउंट्स फॉर 40% ऑफ द टोटल ऑडिट ऑफ मिस्टर जहाजेब। जी। सर बेस्ट। सेल्फ इंटरेस्ट। ठीक हो गया। अच्छा, इसने कौन सा किया है? फेमिलिटी और सेल्फ इंटरेस्ट। चौथे में एडवोकेसी किया था ना इसने, चौथा में एडवोकेसी ही बनता है। नहीं सर, इसने जो तीसरा पॉइंट है उसको तीसरी तो दोनों में एक्सपेंड कर दिए, तो इसके लिए 5 का पॉइंट। हाँ, ये आगे पीछे कर दिया ना इसने। हाँ, को टोटल 6 बना दिए हैं। लास्ट में इंटिमिडेशन कैसे आ रहा है? इंटीमिडेशन ऐसे आ रहा है, मिस्टर इन्विटेड अकाउंट फॉर 40% ऑफ द टोटल ऑडिट फी मिस्टर जहांजेब जी। अच्छा, कैसे आ रहा है इंटीमिडेशन? जी, कैसे आ रहा है, जरा देखते हैं, आप लोग भी जरा जज करो ना। शाबाश। सोचने देंगे हैं? 40%। तो उससे क्या होता है? उसको बोलेगा कि केस मतलब आपने गलत थे opinion ये तो केस नहीं लगा। हाँ, क्यों बचे? आपके टोटल रेवेन्यू का 40% एक ही बंदा दे रहा है, तो आपके जहन में खौफ होगा कि अगर ये चला गया तो मेरा 40% रेवेन्यू चला जाएगा। तो फिर आप थोड़े प्रेशर में होंगे कि इसकी बात मान ही लो। ये होती है इंटिमिडेशन। थोड़ा सा आप पे प्रेशर होगा रेवेन्यू की वजह से। ठीक है ना? सेल्फ इंटरेस्ट भी है और इंटिमिडेशन भी है। 40% ऑफ रेवेन्यू इज अ वेरी ह्यूज अमाउंट। ठीक हो गया। तो थ्रेट तो आ रही है। इवेल्युएटिंग थ्रेट, अब इवेल्युएट कैसे करना है? व्हेन द चार्टर्ड अकाउंटेंट आइडेंटिफाइज द थ्रेट टू कंप्लायंस विद द फंडामेंटल प्रिंसिपल, द अकाउंटेंट शैल इवेल्युएट वेदर सच थ्रेट इज एट एन एक्सेप्टेबल लेवल। तो जब आ गई है थ्रेट, तो पहले हमने देखना है एक्सेप्टेबल लेवल पे है, फिर तो कुछ नहीं करना। लेकिन अगर एक्सेप्टेबल लेवल से ऊपर है, फिर इसे रिड्यूस करने की कोशिश करनी है। रिड्यूस कैसे होगा? सेफ लेने हैं। आगे, एन एक्सेप्टेबल लेवल इज ए लेवल एट विच ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, अच्छे से रुक जाए। एक्सेप्टेबल लेवल कौन सा लेवल होगा जहां पे मैं ऐसा एक्सेप्ट कर लूँ कि वह ठीक है, मेरा इतनी थ्रेड कम हमें जो तंग नहीं करेगी, तो वो कौन सा लेवल होगा? इमटेरियल कैसे मतलब? इमटेरियल किसे कहूंगा मैं कि ये एक्सेप्टेबल लेवल ये है? इमटेरियल का मतलब क्या है? 1 लाख में से 5-10 लाख वाला नहीं लेवल। बेटा, ये तो आपने उसे क्वांटिफाई कर दिए। कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क है। क्या चीज़ आपके लिए इमटेरियल होगी? कम से कम इफेक्टिव। कम से कम तो फिर उससे भी कम कर दो, एक्सेप्टेबल लेवल से और इफेक्ट कम हो जाएगा। भेजे थे। मटेरियलिटी की डेफिनेशन क्या होती है? इंफॉर्मेशन इज मटेरियल। ये तो खैर मटेरियलिटी नहीं, वो वाली नहीं आ रही। व्हेन इट अफेक्ट्स द decision of the user। इकोनॉमिक डिसीजन ऑफ द यूजर टेकन ऑन द बेसिस ऑफ दैट इंफॉर्मेशन। तो अगर ये जो डिसीजन है, अब इसकी बेस पे ये थ्रेट है, ठीक है, ये एक्सेप्टेबल लेवल पे है कि ये आपके डिसीजन को अफेक्ट नहीं करेगी या यूजर के डिसीजन को अफेक्ट नहीं करेगी। वो ये नहीं कहेगा कि नहीं भाई आपको ये नहीं करना चाहिए था, वो कहेगा इतनी थ्रेट तो होती है, कोई बात नहीं, आपको हम आप पे ट्रस्ट करते हैं। लेकिन अगर सुनने वाला ये कहे कि नहीं यार, ये तो आपका इंटरेस्ट था इसमें, तो हम तो आपकी रिपोर्ट को नहीं मानते, तो फिर एक्सेप्टेबल लेवल नहीं है। और इसका टेस्ट क्या बताया उसने? कैसे टेस्ट करेंगे कि ये एक्सेप्टेबल लेवल पे है कि नहीं है? थर्ड पार्टी। तीन चीजें थी: इंक्वायरिंग माइंड, नंबर टू प्रोफेशनल जजमेंट, एंड नंबर थ्री इन्फॉर्म्ड थर्ड पार्टी टेस्ट। इन चीज़ों को रिलेट करना है और ऐसे ही रिलेट करना है। एक्सेप्टेबल लेवल में तीनों चीज़ें घुसा दो, इन तीनों चीज़ों से पता चलेगा कि ये एक्सेप्टेबल लेवल पे है कि नहीं है। ठीक है ना? तो क्या लिख रहा है?
वही वाली बात आ गई नीचे, एन एक्सेप्टेबल लेवल इज अ लेवल एट विच अ चार्टर्ड अकाउंटेंट यूजिंग द रीजनेबल एंड इन्फॉर्म्ड थर्ड पार्टी टेस्ट वुड लाइकली कंक्लूड दैट अकाउंटेंट्स कंप्लाइज विद द फंडामेंटल। थर्ड पार्टी का नहीं यार, तुम कंप्लाई कर रहे हो, थ्रेट तो मौजूद है लेकिन हमें नहीं लगता कि तुम इसमें कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, ठीक है बस। जब थर्ड पार्टी ने कह दिया तो इसका मतलब बस ठीक है। ठीक है, इन्फॉर्म थर्ड पार्टी। फिर फैक्टर रेलिवेंट इन इवेल्युएटिंग द लेवल ऑफ थ्रेट, अब थ्रेट का लेवल कितना है, एक्सेप्टेबल लेवल है, ऊपर है, नीचे है, वो कैसे करना है। द कंसिडरेशन ऑफ क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव फैक्टर इज रेलिवेंट इन द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इवेल्युएशन ऑफ थ्रेट्स एज इज द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ मल्टीपल थ्रेट्स इफ एप्लीकेबल। तो दो चीजें बताई, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट भी देखना है, क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट भी देखना है, और फिर ये भी देखना है कि एक से ज्यादा थ्रेड्स हैं तो उनका कंबाइंड इफेक्ट कितना हो रहा है। तीन चीजें उसने बताई हैं, इन्हें याद रखना है, ठीक है। क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव और कंबाइंड इफेक्ट, तीन चीजें। कंसिडरेशन ऑफ न्यू इंफॉर्मेशन और चेंज इन फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस, अब कह इन्फॉर्मेशन चेंज हो गई है, चीजें बदल गई हैं, तो आपके उसका आपकी थ्रेड पे और आपके चीजों पे क्या फर्क पड़ेगा। If the chartered accountant becomes aware of new information or changes in facts and circumstances that might impact whether a threat has been eliminated or reduced to an acceptable level, the accountant shall reevaluate and address that threat accordingly। क्या कहना चाह रहा है, सिंपल अल्फाज में बताएं, सादा अल्फाज में क्या कहना चाह रहा है। और वो जब उसके पास न्यू इन्फॉर्मेशन आ जाएगी तो वो अपने थ्रेड को दोबारा से एवेलुएट करेगा। दोबारा से करने का मतलब न्यू क्या है, मैंने कहा इन्फॉर्मेशन पूरी करो, पूरा जवाब दिया करें सिंपल अल्फाज में कि वो देखेंगे थ्रेड को इवेल्युएट कर चुका था कि ना वो न्यू इन्फॉर्मेशन और जो वो भी है एक्सेप्टेबल लेवल से ऊपर थी या नीचे थी, जो भी थी, अब एकदम नई इन्फॉर्मेशन आ गई तो रिवैल्यूएट करें। हम जिंदगी में भी तो यही करते हैं ना, हम एक डिसीजन लेते हैं, अचानक कोई नई खबर आ जाती है, हम दोबारा अपने माइंड को दोबारा रीबिल्ड नहीं करते कि यार ये तो बड़ा अच्छा हो गया, हम तो परेशान थे, परेशानी दूर हो गई, हम कहते हैं ना यार ये क्या नई मुसीबत आ गई। पहले अच्छा भला सोचा होता है कि घर से निकलेंगे, जब नया इन्फॉर्मेशन आई तो नहीं नहीं अब नहीं निकलना यार, पहले ये काम कर लूँ, तो हम अपना माइंड रीबिल्ड करते हैं। तो वही तो ये बात कर रहा है कि आपने पहले इवेल्यूएट किया था, अब नई इंफॉर्मेशन आई है तो उसे रीवैल्यूएट करके अब दोबारा रीअसेस करें। कॉमन सेंस की बात ही कर रहा है, कोई नई बात तो नहीं कर रहा। रिमेनिंग अलर्ट थ्रू आउट द प्रोफेशनल एक्टिविटी असिस्ट द चार्टर्ड अकाउंटेंट इन डिटर्मिनिंग वेदर अ न्यू इंफॉर्मेशन हैज इमर्ज्ड और चेंज इन द फैक्ट और सर्कमस्टेंसेस हैव अकर्ड दैट इम्पैक्ट द लेवल ऑफ थ्रेट अफेक्ट द अकाउंटेंट्स कंक्लूजन अबाउट वेदर सेफगार्ड्स अप्लाइड कंटिन्यू टू अप्रोप्रिएट टू एड्रेस थ्रेट। अब वो कह रहा है, थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा है कि जब भी नई इन्फॉर्मेशन आती है तो आपको अलर्ट रहना चाहिए। नई इन्फॉर्मेशन आती है इसका मतलब है कि आपने एक बार थ्रेड इवेल्युएट कर लिया, बस सुकून से नहीं बैठना, हर वक्त अलर्ट रहें थ्रू आउट द एंगेजमेंट। जब भी नई इन्फॉर्मेशन आए तो फौरन असेस करें कि मेरी थ्रेड पे क्या इम्पैक्ट आया है, और इम्पैक्ट क्या आ सकता है, लेवल ऑफ थ्रेट में चेंज आ सकती है, आपका जो वैल्यूएशन है। और दूसरा, अगर आपने सेफ गार्ड्स लिए थे उन्हें भी रिकंसिडर करना पड़ सकता है ना, कि पहले दो सेफ गार्ड लिए थे अब दो और लेने पड़ेंगे, ये दो काफी नहीं है, तो वो थ्रेट के लेवल और सेफ गार्ड्स टू बी टेकन दोनों पे असर पड़ेगा नई इंफॉर्मेशन का। क्लियर हो गया, इसे आपने याद रखना है। इफ न्यू इंफॉर्मेशन रिजल्ट्स इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ ए न्यू थ्रेट, तो क्या करना चाहिए, पहले ये थ्रेट थी नहीं, हालात चेंज हुए और बिल्कुल नई थ्रेट सामने आ गई तो उसे वैल्यूएट करें, उसे तो पहले किया ही नहीं था, तो उसे जीरो से वैल्यूएट करें, पूरी डिटेल से वैल्यूएट करें। द चार्टर्ड अकाउंटेंट इज रिक्वायर्ड टू इवेल्युएट एंड एज अप्रोप्रिएट एड्रेस दिस थ्रेट। ठीक हो गया, तो इसकी एग्जांपल बेटा आपने घर पे पढ़नी है, कल हम करेंगे, अभी मैं इसलिए छोड़ रहा हूँ कि इसने जाना है बच्ची ने, आप फिर मज़े करो। आपने इसे पढ़ लेना है, कल हमने इस चैप्टर को हर सूरत ख़त्म कर देना है, ठीक है। ठीक है। और उसके बाद हम वापस आएंगे, चैप्टर नंबर 3 है इसके बाद, तो 3 से हम अब शुरू करेंगे, ठीक है। चलो, ओके, कल हम इंशाल्लाह इसे ख़त्म, है तो बहुत कुछ अभी इसमें, लेकिन कोशिश करेंगे कि इसे थोड़ा सा समअप करें, ठीक? ओके, अल्लाह हाफिज़। ओके जी, मैं रिकॉर्डिंग भी ऑफ कर रहा हूँ, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।